हेलो फ्रेंड्स, द गार्डन ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। और केजीएस बीपीएससी की सीरीज चल रही है जिसमें टेस्ट 2 है बिहार पीसीएस का वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और ये टेस्ट 2 का ये पार्ट 4 है जिसमें हम 101 से लेकर के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठंडी महासागरीय धाराएं दी हैं और उनकी तटीय अवस्थिति दी है। लैब्राडोर, कैलिफोर्निया, पेरू और बेंगोला। लैब्राडोर धारा जो अमेरिका है, ये वाला पोर्शन अमेरिका का, ये कनाडा। यहाँ पे है गल्फ स्ट्रीम जो कि है वार्म करंट, और लैब्राडोर है ये है कोल्ड करंट। ठीक है, तो लैब्राडोर कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। ठीक है, A2 से 2 ऑप्शन आपके हट गए, बाकी बचे 2। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ है? ये अमेरिका का ये पश्चिमी तट है और यहाँ पर कैलिफोर्निया धारा है। ठीक है, तो ये भी कोल्ड करंट है। और कैलिफोर्निया कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, B3। A2 B3 से आपका आंसर आ रहा है। बाकी आगे भी देख लें। पेरू, पेरू ये ऐसे आएंगे, ये मिडिल अमेरिका, यहाँ ऐसे आएंगे साउथ अमेरिका। यहाँ पर पेरू, ये भी ठंडी धारा है, कोल्ड करंट है, तो पेरू हो जाएगा क्या? दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, सॉरी गलत हो गया, अफ्रीका मैंने लगा दिया है, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। और बेंगुला धारा है, ये है दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, ये अफ्रीका ऐसे आता है, तो यहाँ पर है ये बेंगुला। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट गर्म समुद्री जल और सतह से होने वाले तीव्र वाष्पीकरण की निरंतर उपस्थिति के बावजूद उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित नहीं होते। ये कहना चाह रहे हैं कि जो 0 डिग्री है इसके पास गर्म जल होने के बावजूद भी यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित नहीं होते। ठीक है, ये नहीं विकसित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा ऊपर उठती हुई जलवाष्प से मुक्त होने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा निरंतर संचालित होती है। ये बोल रहे हैं कि क्या इस वजह से चक्रवात विकसित नहीं होते? तो ये बात सही है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो ऊर्जा है वो ऊपर उठती हुई जलवाष्प से मुक्त होने वाली गुप्त ऊष्मा से संचालित होती है, लेकिन जो यहाँ डेवलप नहीं होते 0 डिग्री पे, इसका कारण कोरियोलिस बल है। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन नंबर। स्थानीय पवनें दी हैं, इनकी विशेषताएं और क्षेत्र दिए हुए हैं। ब्रिक फील्डर ये ऑस्ट्रेलिया की है। ये क्या है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रिक फील्डर, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जो है वो बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ब्रिक फील्डर। ठीक है, नेक्स्ट है चिनूक। चिनूक को याद रखेंगे नोक से। और कोई भी रॉक होती है वो बहुत नुकीली होती है, तो रॉक मतलब रॉकीज़, तो ये हो जाएगा रॉकीज़ के पूर्वी ढलानों पर चलने वाली गर्म व शुष्क हवा। नेक्स्ट है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल चलती है फ्रांस में, तो क्या बोलते हैं कि मिस्टर फरार हो गए, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कहाँ पे? भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, बहने वाली ठंडी शुष्क हवा। और लू, लू तो आपको पता ही कि उत्तर भारत में चलती है, तो इस तरह से 103 का हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ पंख और भू आकृतियाँ दी हैं, विशेषताएँ दी हैं। जलोढ़ पंख क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? तो जलोढ़ पंख होता है पहाड़ी की तलहटी में शंकु के आकार का निक्षेप। पंख मतलब पंखे जैसा। ठीक है, डेल्टा आपको पता है नदी में, नदी के मुहाने पर होता है। अब A2B1, A2B1 आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। बट बाकी भी देख लेते हैं। प्राकृतिक तटबंध, मेड़ होती हैं ये, नदी के किनारों पर बनी ऊंची मेड़ें। तटबंध मतलब बंध, एक बांध सा बना दिया, तट पर बना दिया, तो मतलब तटबंध। पॉइंट बार, ये नदी के विसर्प के अवतल पर पाया जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तर और विशेषताएं बतानी है। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे बाहरी ठोस परत। मेंटल 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ। बाह्य परत ये द्रव होती है, आंतरिक कोर जो होती है वो ठोस होती है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, करीब 6000 डिग्री के आसपास, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये ठोस होती है। तो इसका भी ऑप्शन आप मैच कर लें, A2B1, तो 105 का ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाने वाली फसलें घाटी के निचले हिस्सों में उगाई जाने वाली फसलों की तुलना में पाले से होने वाले नुकसान के प्रति कम संवेदनशील होती हैं। ठीक है क्या ये? हाँ, पहाड़ी की जो ये हो गई पहाड़ी, ये है घाटी, पाला यहाँ ज़्यादा पड़ता है, यहाँ कम पड़ता है। ठीक है, तो ये कम संवेदनशील होती है पहाड़ी के ऊपर वाली। ठीक है, ये वाली कम संवेदनशील, तो ये ठीक है। रात के समय गर्म हवा ढलान से नीचे की ओर बहती है और घाटियों में जमा हो जाती है। ये हवा आती है रात के समय, गर्म हवा नीचे की ओर बहती है और घाटी में आते आते ये ठंडी हो जाती है, और जब ये ठंडी हो जाती है तो यहाँ पर पाला वाला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, लेकिन क्या इस वजह से ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि पहाड़ पर जो है वो कम संवेदनशील है? क्यों? क्योंकि घाटियों में जमा हो जाती है? नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर के अनुसार वर्तमान के सभी महाद्वीप कभी एक ही विशाल भूखंड का हिस्सा थे जिसे पैंजिया कहा जाता था। बाद में यह भूखंड टूटकर छोटे छोटे महाद्वीपों में बट गया। ठीक है, एकदम सही बात है। नेक्स्ट है, एक दूसरे से बहुत दूर स्थित महाद्वीपों पर एक जैसे जीवाश्मों का पाया जाना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये दोनों, ये तो हट गया। अब ये देखना है कि दोनों तो सही हैं, इन दोनों में से व्याख्या है कि नहीं है। मतलब ये बोल रहे हैं कि पैंजिया था पहले और वो टूट गया, उसका कारण क्या है कि बहुत महाद्वीपों पर एक जैसे जीवाश्मों का पाया जाना। नहीं, ये उल्टा हो गया है ना, ये उल्टी व्याख्या कर दी इन्होंने, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये व्याख्या सही नहीं है कि इसका कारण ये नहीं है, बल्कि इसका कारण ये है। महाद्वीप पर एक जैसे जीवाश्म पाए जाते थे क्योंकि एक जैसे पहले आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में विचार करना है कि महासागरीय तापमान को कौन कौन प्रभावित करता है। अब इसमें पूछा है गलत, तो सूर्यातप में भिन्नता के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। ठीक है, सूर्यातप में भिन्नता के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों के तापमान घटता है, सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसमें पूछा है गलत, तो जिन जिन में एक है वो आप हटा दीजिए, एक हट गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्थल की अधिकता के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। नहीं, उत्तरी गोलार्ध के जो महासागर हैं उनका तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि स्थल वहाँ ज़्यादा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का तापमान ज़्यादा होता है और दक्षिणी गोलार्ध वाले महासागरों का तापमान कम होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और गलत ही हमसे पूछा है, तो जिनमें बी है वो देख लेते हैं, ये हट गया। अब बी दोनों में, ऑप्शन 2 दोनों में सही है। अब 3 देखते हैं, अब तटीय पवनें तट के पास गर्म पानी जमा करके तटीय महासागर के तापमान को बढ़ा देती हैं। बताना है क्या कि अपतटीय पवन नहीं, अपतटीय ये होता है। ठीक है, ये पवनें चली, अब इधर है ठंडा पानी जो अपवेलिंग से ऊपर आया है, जब इधर से ये आती हैं पवनें तो ये ठंडे जल से होकर के गुजर के आती हैं, तो ये ठंडी पवनें हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये अपतटीय तापमान बढ़ाती नहीं बल्कि तापमान को घटा देती हैं, तो ये भी उल्टा हो गया। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके गलत वाले 2, 2 और 3। निम्न अक्षांशों में स्थित घिरे हुए समुद्रों का तापमान अधिक होता है। नहीं, निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री के आसपास। यहाँ के जो समुद्र हैं ये स्थल ज़्यादा गर्म है, तो इसीलिए आसपास के स्थल के गर्म होने से इनका प्रभाव ये होता है कि ये समुद्र भी थोड़ा गर्म हो जाते हैं। तो निम्न अक्षांशों से स्थित घिरे हुए समुद्रों का तापमान अधिक होता है, ये सही है, और इसमें पूछा है गलत, इसलिए यह ऑप्शन हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रैटली द्वीप समूह का बताना है कि स्प्रैटली से कौन कौन से संबंधित हैं। स्प्रैटली एक ये हो गया चाइना, वियतनाम यहाँ पे है, यहाँ पर है ताइवान, यहाँ पर है स्प्रैटली, इधर है फिलीपींस। ठीक है, यहाँ है ब्रुनेई, इधर है मलेशिया। ठीक, अब आप देखिए
जो स्प्रैटली द्वीप समूह है ये इससे वियतनाम से भी संबंध है, ठीक है। ब्रुनेई का है, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा है, तो ब्रुनेई भी है और मलेशिया भी है, ठीक। और ताइवान और चाइना तो है ही है क्योंकि विवाद ही इनसे है, लेकिन इंडोनेशिया से नहीं है। तो इंडोनेशिया से नहीं तो ऑप्शन 4 हट जाएगा और आपका बाकी बचा हुआ ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पृथ्वी पर स्थिर ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल मौजूद नहीं था। हाँ ठीक है, शुरुआत में पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, क्या था? नाइट्रोजन था, CO2 था, मीथेन थी CH4, अमोनिया थी NH3 और वाटर वेपर H2O, इतनी चीज़ें थी। तो ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। पराबैंगनी विकिरण जलवाष्प को विखंडित कर देती है जिससे हाइड्रोजन अंतरिक्ष में वापस हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद अन्य गैसों के साथ जुड़ जाती है। हाँ, ये व्याख्या ठीक है। ये इन्होंने ये बताया कि ये सही तो है ही है कि जो UV थी अल्ट्रावायलेट रेज वो जलवाष्प को विखंडित कर देती है, हाइड्रोजन अंतरिक्ष में चली जाती है और जो ऑक्सीजन है वो बाकी सबके साथ जुड़ जाती है। इस वजह से ऑक्सीजन एब्सेंस रह गई। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा कि दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। ये सही है, तो व्याख्या कर रहे हैं तो आपका आंसर बी की जगह कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल उद्योग जर्मनी का ऑटोमोबाइल उद्योग बहुत फेमस है, ठीक। जहाज उद्योग जापान का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जहाज उद्योग जापान का बहुत अच्छा था। वस्त्र उद्योग दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी वहाँ का न्यू इंग्लैंड बहुत फेमस है इसके लिए। और रसायन उद्योग चीन का। तो ये ऑप्शन 1 2 3 4 ही हो जाएंगे, ठीक है। 111 का ए। नेक्स्ट है, शहरी विस्तार के कारण कृषि भूमि का नुकसान अक्सर प्रतिवर्ती होता है। शहरी विस्तार के कारण कृषि भूमि का नुकसान अक्सर प्रतिवर्ती होता है? नहीं, शहरी विस्तार के कारण कृषि भूमि का जो नुकसान होता है वो रिकवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और एक गलत मतलब ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें इस तरह के क्वेश्चन में अगर एक गलत मिल जाए तो सबसे आसान हो जाता है सॉल्व करना। एक बार जब कृषि भूमि पर शहरी बुनियादी ढांचा विकसित हो जाता है तो उसे खेती के लिए बहाल करना कठिन हो जाता है, ये ठीक है एकदम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासन के गुरुत्वाकर्षण मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों की जनसंख्या के आकार के साथ प्रवासन बढ़ता है। क्या ये ठीक है? हाँ, अगर जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है तो माइग्रेशन भी बढ़ जाता है। क्षेत्रों के बीच दूरी प्रवासन प्रवाह को कम कर देती है। हाँ, अगर दूरी बहुत ज़्यादा है तो माइग्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, दूरी कम है तो लोग ज़्यादा माइग्रेट होते हैं। गुरुत्वाकर्षण मॉडल का उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्तर के प्रवासन निर्णयों के लिए किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण मॉडल जो होता है कि कोई सिटी है वो अट्रैक्ट कर रहा है तो वह व्यक्तिगत कारण कम होता है, उसमें सामूहिक कारण ज़्यादा होता है। कि जब कोई सिटी जैसे अमेरिका अट्रैक्ट करता है तो ऐसा नहीं कि स्पेशली किसी इंडिविजुअल को कर रहा है, इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करने के अदर रीजन्स होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन अध्ययनों में गुरुत्वाकर्षण मॉडल का हालिया उपयोग बढ़ा है। हाँ, क्योंकि कुछ शहरों में स्पेसिफिक अगर प्रवासन माइग्रेशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से इसका उपयोग बढ़ गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र का महत्व कम हो गया है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे तृतीय क्षेत्र का महत्व ज़्यादा हो गया है, तो ये ठीक है। विकसित देश पूरी तरह से विनिर्माण गतिविधियों के ओर स्थानांतरित हो गए हैं। विकसित देश पूरी तरह से विनिर्माण गतिविधि की ओर स्थानांतरित हो गए, ये ऐसा नहीं है, बाकी भी चीज़ों की तरफ है, ज़्यादा हो सकता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो ए सही है और डी गलत है, मतलब आर गलत है। वाणिज्यिक पशुपालन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वाणिज्यिक पशुपालन की बात हो रही है, मतलब कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल है तो पूंजी प्रधान होगा ही होगा, ठीक। नेक्स्ट है, यह आमतौर पर एक ही पशु प्रजाति के पालन पर ध्यान केंद्रित करता है। एक ही पशु का मतलब भैंस तो भैंस, बकरी पालन तो बकरी पालन, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन तो केवल मुर्गी पालन की बात कर रहा है, सुअर पालन तो केवल सुअर पालन, मतलब ये एक ही पशु प्रजाति के पालन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है ये भी।
ये पारंपरिक विधियों के साथ छोटे खेतों में किया जाता है। नहीं, अगर वाणिज्यिक है, कॉमर्शियल है, तो छोटे खेतों में नहीं होता ये बड़े खेतों में होता है। यह मुख्य रूप से शीतोष्ण घास के मैदानों में, हाँ ठीक है, घास के मैदानों में होगा क्योंकि वहाँ पर उनके लिए, जानवरों के लिए चारा इकट्ठा करना आसान हो जाता है। तो 115 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश और उनके खनिज उत्पादन बताने हैं। पेरू, देखिए जो तांबा है वो सबसे ज़्यादा तो होता है चिले में, चिले के बाद पेरू का नंबर आता है। और मैक्सिको में चांदी के बाद, मतलब चांदी में मैक्सिको के बाद पेरू का नंबर आ जाता है। तो इस तरह से पेरू तांबा और चांदी के मामलों में ठीक है। इंडोनेशिया निकल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो इंडोनेशिया निकल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाकी देख लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी ब्राज़ील, जो ब्राज़ील है वो लौह अयस्क और बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस है। और रशिया में हीरे भी होते हैं। तो रशिया निकल, पैलेडियम और हीरे के लिए हो गया, और इंडोनेशिया केवल निकल के लिए हो गया। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भूकंप संकीर्ण क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है। अधिकांश भूकंप संकीर्ण क्षेत्रों में आते हैं जिन्हें भूकंपीय पेटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भूकंपीय पेटियां विवर्तनिक प्लेट सीमाओं के अनुरूप होती हैं जहां एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती हैं। हाँ, विवर्तनिक प्लेट सीमाओं के अनुरूप ही भूकंप आते हैं, जहाँ पे प्लेट चाहे एक दूसरे से अंतःक्रिया का मतलब चाहे वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं जिसको बोलते हैं अभिसरण या कन्वर्जेंस, चाहे एक दूसरे से दूर जा रही हैं जिसको बोलते हैं अपसरण या डाइवर्जेंस, लेकिन एक दूसरे से संबंधित होती हैं और उन्हीं क्षेत्रों में भूकंपीय पेटी का निर्माण होता है। तो ठीक है, ये दोनों सही भी हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप छाया क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहले तो आप सही गलत को हाईलाइट कर लें कि पूछा क्या है। अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच तरंगें अनुपस्थित होती हैं। पी तरंग की बात कर रहा है। ये होता है, यहाँ पे आ जाता है 105 डिग्री, ठीक है। फिर ये आ गया 145। तो जो पी वेव होती हैं वो 105 से लेकर के और 145 के बीच में एब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। इन्होंने पूछा है गलत, तो ये ठीक है। अधिकेंद्र 105 से आगे एस तरंग दर्ज नहीं होती है, और एस का जो छाया क्षेत्र होता है वो ये 105 से लेकर के ये पूरा, तो ये भी ऑप्शन सही है, दर्ज नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी के छाया क्षेत्र की तुलना में छोटा होता है। नहीं, पी का तो इतना ही दिखा आपको, एस का ये पूरा हो गया, तो ये गलत पूछा है, तो यही गलत है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। और छाया क्षेत्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में साक्ष्य प्रदान करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषताएं बतानी है और विवरण। अंत्यस्थ हिमोड़, एस्कर, ड्रमलिन, हिमानीधौत मैदान। आप ऐसे क्वेश्चन में अगर एक दो आपको मिल जाएं तो बाकी का ढूंढना आसान हो जाता है। जैसे आप देखिए, अंत्यस्थ हिमोड़, अंत्यस्थ मतलब अंत, हिमनद के अंतिम सिरे पर जमा कटक, ठीक है। A2, बाकी आप हटा दीजिए, A2 आ गया। ड्रमलिन आपने पढ़ा होगा, जो ड्रमलिन होता है ये होता है अंडाकार पहाड़ी जैसा, बर्फ़ की गति के साथ संरेखित अंडाकार पहाड़ी। C3, A2 C3, इसी से आंसर आ गया। हिमानीधौत मैदान, हिमनद सीमाओं से परे हिमानी जलीय निक्षेप, कहीं भी निक्षेप, ठीक है, तो हिमानीधौत मैदान हो गया D4। एस्कर, ये उपनदीय धाराओं द्वारा निर्मित टेढ़े मेढ़े कटक होते हैं। एस्कर ऐसे 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 होते हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े कहीं भी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 119 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव और जोवियन ग्रहों की विशेषता के संबंध में बताना है। ये है सन, ठीक है, सूर्य, यहाँ से लेकर के जो 4 ग्रह हैं 1 2 3 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको बोलते हैं पार्थिव। बाकी जो 4 हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ये 4 हो गए जिनको बोलते हैं पार्थियन।
जोवियन ग्रह, ये गैसों से ज़्यादा बने होते हैं और ये बाकी ठोस चीज़ों से। तो पार्थिव ग्रहों का निर्माण जनक तारे के निकट हुआ। ठीक है, जनक तारा ये हो गया, इसी के निकट हुआ, जहाँ तापमान इतना अधिक था कि यहाँ गैसें संघनित नहीं हो सकी। हाँ, तापमान भी ज़्यादा था और सौर पवन का प्रभाव भी था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गैसें थी वो संघनित नहीं हो सकी। तो स्टेटमेंट ठीक है 120 का एक। नेक्स्ट है, तीव्र सौर पवन ने जोवियन ग्रहों से महत्वपूर्ण मात्रा में गैसों और धूल कणों को उड़ा दिया। नहीं, तीव्र सौर पवन से इन चारों की गैस और धूल कण उड़े और यहाँ तो संघनित ही हो गए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो 120 का ए। नेक्स्ट है, समताप मंडल में ओजोन परत हानिकारक परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत यही करती ही है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओजोन समताप मंडल में एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है, जो बाहर जाने वाले अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है और वायुमंडल के गर्म होने में योगदान देती है। नहीं, ये जो बता रहे हैं ये ओजोन मंडल समताप मंडल की नहीं, ये होती है क्षोभ मंडल की, क्योंकि ओजोन दो तरह की होती है। एक जो क्षोभ मंडल वाली ओजोन होती है, इसको बोलते हैं बैड ओजोन। ठीक है, बैड O3, और जो समताप मंडल वाली होती है इसको बोलते हैं गुड ओजोन। तो ये वाली जो विशेषता है ये गुड ओजोन की है और ये वाली जो विशेषता है ये है बैड ओजोन की। तो ये समताप मंडल नहीं, यहाँ पे हो जाएगा क्षोभ मंडल, तो इसमें आर गलत हो जाएगा। तो आर गलत, ए सही, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टानी या धात्विक पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। हाँ ठीक है, जो क्षुद्र ग्रह हैं वो बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। जैसे ये हो गया पृथ्वी, फिर ये हो गया मंगल, फिर बृहस्पति, तो इसके बीच में जो एक पट्टी पाई जाती है ये होती है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, जब धूमकेतु सूर्य के करीब पहुंचते हैं तो उनमें एक चमकता हुआ कोमा और एक पूंछ विकसित होती है जो हमेशा सूर्य की ओर इंगित करती है। ये उल्टा बता रहे हैं, जैसे ये है सूर्य, ठीक है, तो जो पूंछ होती है वो हमेशा सूर्य के अपोजिट होती है। ठीक, तो ये सूर्य की ओर नहीं होती है, ये अपोजिट होती है, तो ये गलत हो जाएगा। उल्का की उल्का पिंड के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाता है जब वायुमंडलीय घर्षण से बचकर जमीन से टकराता है। हाँ, उल्का तो बहुत सारे हैं वायुमंडल में, ठीक है, जब वो जमीन से टकराए तो क्या हो गया, पिंड हो गया। ठीक, तो ये ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतर्वेधी चट्टानों की तुलना में बहिर्वेधी चट्टानें की बनावट आमतौर पर सूक्ष्म दानेदार होती है। दो तरह की चट्टानें हैं, एक हो गई बाहर वाली जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनके, और अंतर्वेधी के कण बड़े बड़े होते हैं क्योंकि ये धीरे ठंडी होती हैं, और ये जल्दी ठंडी हो जाती है जिनके कण छोटे होते हैं। अब स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, अंतर्वेधी चट्टानों की तुलना में बहिर्वेधी चट्टानों की बनावट सूक्ष्म दानेदार। ठीक है, जो बहिर्वेधी सूक्ष्म दानेदार, ठीक है। बहिर्वेधी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर तेज़ी से ठंडी होती हैं, ठीक है, जबकि अंतर्वेधी चट्टानें सतह के नीचे धीरे धीरे ठंडी होती हैं। ठीक है, तो इनकी व्याख्या भी ठीक हो गई क्योंकि ये क्या बोले, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। प्राकृतिक उपग्रह किसका नहीं है, देखिए सबसे निकट तो है बुध, सन के सबसे निकट, लेकिन यहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, तो इसलिए सबसे गर्म ग्रह यह नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है शुक्र, जिसका वायुमंडल भी है, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। ठीक है, इसका आंसर शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलडमरू मध्य हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच स्थित है। जो मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा है, ये हो गया मलय प्रायद्वीप, ठीक है, और यहाँ पे है सुमात्रा, यहाँ है जावा, यहाँ पर है, इसको बोलते हैं मलक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियों, संक्रांति और विषुव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है जिसके कारण सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। ये
ऐसे है सूर्य, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया 21 जून, सूर्य की ओर झुका हुआ है, ठीक है। तो इस झुकने को क्या हो गया, ये है कर्क रेखा, तो ये सूर्य की तरफ झुका है, तो ये हो गया 21 जून, ठीक, जिसके कारण सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बाईस दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति के दौरान सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। नहीं, ये हो गया 22 दिसंबर, तो ये देख लीजिए आप, ये किरणें किधर सीधे पड़ रही हैं, मकर रेखा पर, तो ये कर्क ना होकर के मकर, तो ऑप्शन 2 वाले जो हैं स्टेटमेंट वो हट जाएंगे, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें ठीक भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। हाँ, क्योंकि इस दिन ये हो गया जहाँ पे सीधी पड़ रही हैं और इधर भी सीधी पड़ रही हैं, तो इस वजह से इस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, तो 3 भी ठीक है। विषुव के दौरान पृथ्वी का अक्ष सूर्य की ओर पूरी तरह झुका होता है ताकि दिन की लंबाई बराबर हो। विषुव जो बोल रहे हैं ये इसी को बोल रहे हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो इसका अक्ष पूरी तरह पृथ्वी पर पूरी तरह झुका होता है ताकि दिन की लंबाई बराबर हो। दिन की लंबाई तो बराबर होती है लेकिन पूरी तरह झुका नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और मौसमी परिवर्तन पर इसके प्रभाव के संबंध में बताना है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल के लंबवत से 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। ये क्या, ये है पृथ्वी ऐसे 23.5 डिग्री झुकी है, तो कक्षीय तल मतलब होता है, एक तो ये हो गया ध्रुवीय और एक हो गया ये कोणीय, ठीक है। तो कक्षीय तल ये हो गया, यहाँ से 23.5 नहीं, ये हो गया 66.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, नहीं माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया है। इन्होंने पूछा कौन सा कथन गलत है, ठीक है, और कक्षा ये हो गई यहीं से, तो ये कक्षीय तल से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन्होंने गलत पूछा है। इस अक्षीय झुकाव के कारण सूर्य की किरणों का कोण बदलता रहता है, जिससे विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त ऊष्मा प्रभावित होती है। हाँ ठीक है, झुका हुआ है, तो जैसे जैसे सूर्य चक्कर लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, ऐसे ऐसे इसका कोण बदलता रहता है। कभी हो गया कर्क रेखा पर सीधा पड़ रहा है, कभी मकर रेखा पर, कभी विषुवत रेखा पर सीधा पड़ रहा है, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर तो हमेशा ही सीधा पड़ता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कर्क रेखा पर ज़्यादा सीधा, कम सीधा, ऐसे करके पड़ता रहता है, तो ये चेंज होता रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यदि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के लंबवत होता तो सभी क्षेत्रों में अत्यधिक परिवर्तनशील और चरम मौसम का अनुभव होता। ये कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी अभी है ऐसे और इसकी कक्षा है ऐसे, इसकी बजाय पृथ्वी ऐसे ही होती कक्षीय तल के लंबवत, तो सभी क्षेत्रों में अत्यधिक परिवर्तनशील और चरम मौसम। तो चरम मौसम क्यों होता, एक जैसा रहता, ठीक है, तो एक समान मौसम का अनुभव होता, ना कि चरम मौसम का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और इन्होंने गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इस झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं, ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है जब यह सूर्य की ओर झुका होता है। अगर दिन लंबे हैं तो ग्रीष्म ऋतु भी लंबी होगी, छोटी नहीं होगी, जब यह सूर्य की ओर झुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश लाल सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता। लाल सागर है इसका SEED, ये हो गए अफ्रीका के देश। इसमें से आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। S से हो गया सूडान, E से इजिप्ट, ये दोनों तो हो गए। ये दोनों हैं एशिया के। यहाँ पर है यमन, जहाँ लाल सागर है ये है यमन, ठीक है, और ओमान इधर है,
तो ओमान फारस की खाड़ी से लगा हुआ है यहाँ पर, ना कि लाल सागर से, तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान। यदि ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 10 बज रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ग्रीनविच का मतलब हो गया 0 डिग्री, 60 डिग्री पश्चिमी का मतलब हो गया कितना, तो आप एक बार इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 15 डिग्री मतलब होता है 1 आवर का अंतर, ठीक है। तो 60 डिग्री मतलब 4 आवर का अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बज रहे हैं 10, तो इधर जाने पर टाइम और लेस होता है, तो 4 आवर और लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वायु दाब प्रवणता तीव्र होती है तो हवा का वेग कम हो जाता है। वायु दाब प्रवणता अगर तीव्र होगी तो हवा का वेग कम नहीं, हवा का वेग ज़्यादा हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि दाब प्रवणता जितनी ज़्यादा होती है हवा की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पास पास स्थित समदाब रेखाएं तीव्र वायुदाब प्रवणता का संकेत देती हैं। हाँ, वहीं जब पास पास स्थित होंगी समदाब रेखाएं तो तीव्र वायुदाब प्रवणता होगी और उससे हवा का वेग भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ए गलत है, आर सही है, तो ए गलत, आर सही है, 130 का डी हो जाएगा। तो इस तरह से अब बाकी के जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।